फ्रेंड्स आज 4 एपिसोड्स लेके आए हैं। लेट्स स्टार्ट। आदित्य अभी भी खड़ा होकर वहां से सारा व्यू देख रहा था। वो सारी चीजों को देखकर एनालाइज कर रहा था कि रोजबड सिक्योरिटी किस तरीके की है। उसे पता था कि आसपास बहुत ही लंबी बाउंड्री वॉल है और उसमें फेंसिंग लगी हुई है, तो कोई भी वहां से अंदर नहीं आ सकता। लेकिन उसने फिर भी इस चीज का एक प्लान बना रखा था कि वो जुबेर से कहकर यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करवा देगा। उसे पता है कि आगे कोई खतरा तो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी वो हर चीज के लिए तैयार रहना चाहता था और वो सारी चीजों को देखकर अपनी प्लानिंग कर रहा था। तभी उसे वो सामने वाला पार्क दिखा जहां पर थोड़े दिन पहले खड़ा होकर वो इसी मेंशन को देख रहा था। उसे वो दिन याद आने लग गया जब उसने इस जगह को खरीदने के बारे में सोचा था। उस चीज को याद करके उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उसे ही देखते हुए उसे सामने लाइफ फार्मास्यूटिकल्स भी दिखने लगी। वो बस उसे ही देख रहा था। तब उसने सोचा कि उसने अपनी जिंदगी की जब शुरुआत की थी तो वो वहीं पर खड़ा हुआ था और सारी चीजों को देख रहा था, लेकिन अब वो बहुत आगे आ चुका है। जब वो वहां था तब उसके पास खोने के लिए सब कुछ था, पर अब जब वो यहाँ खड़ा है तो सब खो चुका है और उसके बाद ही यहाँ पर पहुंचा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन यहाँ खड़ा होकर वही सारी बातें फिर से सोचेगा कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करेगा और क्या करेगा। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसका फोन बज रहा है। जब उसने उसे निकाला तो देखा कि उस पर जुबेर का फोन था। तब आदित्य ने बिना मौका गवाए फोन उठाया और कहा, हेलो। हेलो आदित्य, उम्मीद है कि तुम गुड़गांव आराम से पहुंच गए होगी और रोजबड में भी शिफ्ट हो गए होगी, जुबेर ने कहा। आदित्य को उसके पीछे से कुछ हल्की फुल्की आवाज आ रही थी, जैसे वहां पर कोई आदमी खड़े होकर किसी चीज को गाड़ी में डालने को बोल रहे थे और कोई बस सामान को इधर उधर ले जा रहा था। लेकिन आदित्य ने उस पर फिर ध्यान नहीं दिया और जवाब देते हुए कहा, हाँ जुबेर सर, हम पहुंच गए हैं और सारी चीजों को मैंने सेट कर लिया है। जितना भी सामान वजीर के घर से मैं ला सकता था वो मैं ले आया हूँ और रजिया की पेंटिंग्स भी मैं अपने साथ ले आया हूँ। अंजलि से कहिएगा कि उन्होंने उसकी बहुत अच्छी साफ सफाई करवाई थी और उनके सेक्रेटरी ने मुझे सारी चीजें समझा दी हैं, तो मुझे समझने में कोई डिफिकल्टी भी नहीं हुई। जब आप आएंगे तब आप वजीर को सीधा यहीं पर लेकर आ जाइएगा ताकि वो हमारे ही साथ रहे। हाँ आदित्य, जैसा तुम कहो, जुबेर ने कहा। तब आदित्य को ऐसा लगा जैसे जुबेर आदित्य से कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके पीछे की आवाजों की वजह से वो कह नहीं पा रहा। फिर आदित्य को यह समझ आया कि जुबेर थोड़ा घूम फिर रहा है और उसने उन आवाजों से थोड़ी दूर आकर आदित्य से कहा, वजीर की तबीयत में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है और मैंने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं ताकि हम उसे गुड़गांव शिफ्ट कर सके। मैंने इंस्पेक्टर से भी बात कर ली है और उसे थोड़े टाइम के लिए बेल दिलवा दी है। जब तक कोर्ट की डेट नहीं आएगी तब तक वजीर हमारे साथ रह सकता है और फिर जब केस चल रहा होगा और उसे यहाँ पर आना हुआ तो तुम्हें भी उसके साथ आना पड़ेगा। लेकिन वो बात की बात है, अभी के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से इस केस को पूरी तरह से दबा दूं और इंस्पेक्टर को जितने पैसे खिला सकता हूं उतने खिलाकर सब कुछ कंट्रोल कर लूं। लेकिन लगता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक हमें बस इंतजार करना होगा क्योंकि हमारे पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हाँ जुबेर सर, वो मैं समझ रहा हूँ। ये बात दरअसल मैं उस दिन पुलिस वाले के कहने पर भी समझ गया था। उसकी टोन में ही मुझे लग रहा था कि वो इस केस को कोर्ट में ले जाए बिना मानेगा नहीं। मुझे तो लगता है कि उसे शायद ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, पर इसलिए उसने ये सोचा होगा कि अगर हम उसे उस टाइम केस ड्रॉप करने के लिए कहते तो वो कुछ पैसों में ही मान जाता। लेकिन अगर ये केस कोर्ट में चला गया तब वो ज्यादा पैसे मांगेगा और फिर हमें उसे देने ही पड़ेंगे। ये सब स्कैम है, पर हमें अब इसका पार्ट बनना ही पड़ेगा, आदित्य ने कहा। उसे पैसे की कोई चिंता नहीं थी, उसे बस वजीर अपने साथ चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि वजीर उसकी लाइफ में अब इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पिछली जिंदगी में अमित था। पिछली जिंदगी में जब अमित मरा था तो वो बाद में अपने आप को दोष दे रहा था कि उसने अपने एकमात्र दोस्त को खो दिया, लेकिन इस बार वो वजीर को नहीं खोएगा। उसने ये पहले ही सोच लिया था। अगर उसको उसकी जिंदगी के सारे पैसे भी लगाने पड़ जाएं तो भी वो वजीर को छुड़वाएगा। और यही बात सोचकर वो चुप रहा। तब एक बार फिर उसे जुबेर के पीछे से आवाजें आने लगी और उसने फाइनली पूछ लिया, जुबेर सर, आपके पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं। क्या आप कोई चीज शिफ्ट कर रहे हैं या फिर कहीं पर बिजी हैं? अगर ऐसा है तो फिर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आदित्य,
मैंने तो तुम्हें इसी चीज को बताने के लिए फोन किया था। एक्चुअली तुम्हारा घर बिक गया है, इसकी डील कंप्लीट हो गई है और 80 लाख रुपए मैंने कैश में ले लिया है। कुछ सामान तुम यहीं छोड़कर गए थे और उसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं लोडिंग ट्रक में डलवा कर गुड़गांव की तरफ भेज रहा हूँ। बस उसी का थोड़ा शोर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर बिक जाए और उसका जितना भी सामान है वो कोई और यूज करे या फिर कुछ भी हो। इसीलिए जितना भी मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, जुबेर ने कहा। और उसकी इस बात को सुनकर आदित्य ने सोचा कि लोगों के परसेप्शन कितने अलग अलग हो सकते हैं। जब वो रोजबड के अंदर आया था तो वो सारी चीजों को देख रहा था और ये सोच रहा था कि अंजलि ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर एक उसका घर है जहां पर वो सब कुछ छोड़कर आने के बावजूद भी उससे दूर नहीं रह सकता और वो सारा सामान शायद उसके पास वापस आ ही जाएगा। तब उसने कुछ नहीं कहा और वो बस चुप रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जुबेर भी कुछ नहीं कहेगा और कुछ ही देर में फोन काट देगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आदित्य को हैरानी हुई और उसे समझ आ गया कि वो शायद उससे कोई ऐसी बात कहना चाहता है जिसके लिए वो हिम्मत नहीं कर पा रहा। तब आदित्य ने उससे पूछा, क्या हुआ जुबेर सर, आपको कुछ और भी बात करनी है? अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो आप मुझसे कह सकते हैं। चिंता मत कीजिए, जो भी बात होगी हम आपस में सॉर्ट कर लेंगे। बताइए ना क्या हुआ है। जब आदित्य ने अपना सवाल रखा तब उसे समझ आ रहा था कि जुबेर अपने मन में कुछ सोच रहा है, क्योंकि वो कुछ कह तो नहीं रहा था लेकिन उसके पीछे की आवाजें आदित्य के कानों में आ रही थी और उसे पता चल रहा था कि जुबेर वहां पर बस साइलेंट ही खड़ा हुआ है। उसे ये समझ तो आ रहा था कि जुबेर कुछ कहना चाहता है लेकिन शायद वो हिम्मत नहीं कर पा रहा। तब उसने सोचा कि शायद अब उसे चुप रहना चाहिए और उसे कहने का मौका देना चाहिए ताकि वो जो भी कहना चाहता है उसे कह दे। तब कुछ सेकंड बाद जुबेर ने आदित्य से कहा, आदित्य मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात तुम्हें अभी कहनी चाहिए या नहीं, या फिर मैं ये कैसे कहूं। पर दरअसल हुआ ये था कि कल जब मैं तुम्हारे घर से हॉस्पिटल गया था और वहां पर वजीर की सारी चीजों को देख रहा था, तब वहां से निकलते वक्त मुझे बख्शी के कुछ बॉडीगार्ड दिखे थे। मैंने उन्हें नोटिस किया तो पता चला कि वो करण और सुशील की बॉडी को लेने आए थे। मुझे उनको देखकर थोड़ी हैरानी हुई थी कि उन दोनों को लेने के लिए बख्शी खुद क्यों नहीं आया या फिर उसने कुछ क्यों नहीं किया। पर फिर मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब मैं इस बात के बारे में सोच रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। आई थिंक कि वो हम पर नजर रख रहे हैं। उन्हें पता है कि हम पहले गोरखपुर में थे और अब गुड़गांव में हैं। इसीलिए शायद उसने अपने गार्ड्स यहाँ पर भेजे होंगे और खुद वहां पर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो तुमसे लड़ने की कोशिश करेगा या फिर तुम्हारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा और तुम थोड़े टाइम के लिए उसका ध्यान रख लेना। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम चीजें बिगड़ने मत देना और चालाकी से काम लेना, क्योंकि मुझे पता है कि बख्शी किस तरीके का इंसान है और वो किस हद तक गिर सकता है और तुम भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो। इसीलिए अगर हम चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे तो अच्छा रहेगा और हम प्रॉपर तरीके से शांति में रह पाएंगे। पर तुम अपने परिवार का भी ध्यान रखना और उनको भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि आई डोंट थिंक जब बख्शी परिवार के 2 लोग और मर गए तो वो इस बात को सहन करेगा। वो कुछ करेगा तो सही, पर बस मैं तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम आगे रहकर कुछ मत करना और बस सारी चीजों को इजीली टैकल करना। बाकी हम आकर समझते हैं। जब जुबेर ने ये बात कही तब आदित्य एक सोच में चला गया। वो जैसे सुशील और करण के बारे में भूल ही चुका था। वो बस अपनी नई शुरुआत के बारे में ही सोच रहा था। उसे पता था कि उसने बख्शी सर को फोन लगाकर इस बारे में बोल दिया है, पर वो शायद यहाँ पर इस चीज को बोल भी नहीं सकता। उसे पता था कि जुबेर की बात बिल्कुल सही है। अगर उसने बख्शी फैमिली पर हमला किया है तो शायद वहां से कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन आदित्य उसके लिए पूरी तरह तैयार था। उसे इस बार किसी का डर नहीं था और उसे पता था कि अगर अब वो लड़ाई में उतरेगा तो वहां से जरूर जीतेगा। यही बात सोचकर उसने जुबेर को कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए जुबेर सर, मैं बिल्कुल अटेंटिव रहूंगा और आगे से कुछ नहीं करूंगा। मुझे पता है कि अभी के लिए चीजें कैसे हैंडल करनी है और मैं उन्हें इस टाइम पर बिगड़ने नहीं दूंगा। मैंने पहले बहुत गलती कर दी है। मैंने बख्शी परिवार को बहुत कम समझा था, लेकिन मुझे पता है कि वो किस तरीके के नीच लोग हैं और किस हद तक गिर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। पिछली बार जो मैंने किया वो बहुत गलत था, लेकिन इस बार जो मैं करूंगा वो शायद उनके लिए आखिरी चीज होगी।
मेरे ख्याल से अब उनके परिवार में उनके अलावा कोई बचा नहीं है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। पर अगर फिर भी वो मेरे रास्ते में आते हैं और टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बस आपका इंतजार करता रहूंगा और हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। बिल्कुल आदित्य, बस कल या परसों में तुम्हारी कंपनी की डील भी फाइनल कर दूंगा और उसके बाद वजीर को लेकर सीधे वहां पर आ जाऊंगा। तब तक के लिए तुम आराम करो और जब ये लोडिंग ट्रक कल तुम्हारे घर पर आए तो उसका सामान वहां पर उतरवा लेना। उसके बाद जो भी होगा हम उसे देख लेंगे और फिर चीजों को समझ लेंगे। अगर हुआ तो एक बार हम बख्शी से भी बात कर लेंगे और जो भी मैटर है उसको वहीं पर फिनिश कर देंगे। लेकिन तब तक के लिए तुम बस ध्यान रखना। अब मैं रखता हूं, खुदा हाफिज। जुबैर ने इतना कहा और फोन कट कर दिया। जब फोन कट हुआ तब आदित्य ने फोन अपनी जेब में रखा और एक बार फिर से वो सामने की तरफ देखने लगा। आएंगे, और वो इस ख्याल के साथ तो कभी रह ही नहीं सकता कि वो आसानी से अकेला हो जाएगा। उसे पता था कि अब उसे तैयार रहना है और वो हर एक चीज करने के लिए तैयार था। वो अब इस जिंदगी में वैसा बनकर दिखाएगा जैसा उसने पिछली जिंदगी में सोचा था, और कोई भी उसके रास्ते आएगा तो वो उसे मारने के लिए पीछे नहीं हटेगा। Thanks for hearing.